हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौधरी और आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के भूगोल सब्जेक्ट का एक मुख्य पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। दोस्तों, चलते फिरते ये 4 नंबर मैं आपको क्लियर करवाने की गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मानव अधिवास। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मानव अधिवास। मानव अधिवास किसे कहते हैं? मानव अधिवास से तात्पर्य दोस्तों मानव के घरों के संकुलित रूप से है। अर्थात इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे दे सकते हैं कि किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह है, चाहे घर कच्चे हो या फिर पक्के हो। किसी भी आकार व प्रकार के घरों का समूह है जिनमें मनुष्य रहते हैं, उनको मानव अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास की डेफिनेशन प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास ने भी दी। उन्होंने इस प्रकार कहा कि मानव स्वयं के लिए तापमान व वर्षा से बचने के अलावा अपने संग्रहित जो अपने खाद्यान्न है उसके भंडारण के लिए जिन घरों का निर्माण किया उसको मानव अधिवास कहा गया। दोस्तों, प्राचीन समय में जब मानव की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में बहुत वर्षों तक मानव ने अधिवास नहीं बनाया, जिसका मुख्य कारण था कि मानव एक जंगली अवस्था में रहता था, घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता था, कंदमूल शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। उसे किसी प्रकार के अधिवास की आवश्यकता नहीं थी। फिर धीरे धीरे मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, कृषि करना प्रारंभ किया, तो उनके पास में जो अनाज एकत्रित होता था उसको संग्रहित करने के लिए या फिर अपने पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए घरों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा तापमान, वर्षा और बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, इन सब से बचने के लिए भी मानव ने घरों का निर्माण शुरू किया। तो दोस्तों, मानव जो घरों की जब उत्पत्ति हुई, मानव को जब घरों की आवश्यकता हुई, तब घरों की जब उत्पत्ति हुई तो वो 2 प्रकार से हुई। कुछ अस्थायी रूप से प्रारंभ में घर बने, फिर स्थायी रूप से बनने लगे। दोस्तों, अस्थायी रूप से मतलब जब मानव ने प्रारंभिक कृषि करना शुरू किया, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, तो वो लोग स्थान बदल बदल कर कृषि करते थे। तो ये फिर क्या करते थे, अपने जो सेटलमेंट्स होते थे, अपने जो घर होते थे, वो भी परमानेंटली नहीं बनाकर अस्थायी रूप से बनाते थे। ओके दोस्तों, यानी कि ये बार बार अपने घरों को चेंज करते रहते थे। वर्तमान में भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो इस प्रकार के घरों का निर्माण करती हैं। देखिए, एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, राजस्थान में इस प्रकार की जो जनजाति है उनमें रेबारी, गायरी और बंजारी, ये जो राजस्थान की जनजातियां हैं जो अभी भी अस्थायी प्रकार के घरों का निर्माण करती है। फिर दोस्तों, आगे चलकर स्थायी घरों की या स्थायी अधिवास का निर्माण होने लगा। स्थायी अधिवास की आवश्यकता तब पड़ी जब मानव ने स्थायी करना प्रारंभ कर दिया। एक जगह पर रहकर मानव अपना जीवन यापन करने लगा। और जब ये स्थायी घर बने, किसी भी अधिवास का स्थायित्व कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मानव ने स्थायी घरों का निर्माण करना शुरू किया। देखो दोस्तों, पहला तो था स्थायी संचित संसाधन, यानी जहां पर वो अपने घर बना रहा है वहां पर संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, तभी वो वहां पर स्थायी रूप से रह पाएगा। संचित यानी कि उनका भंडारण होना चाहिए। दूसरा, जो जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वहां का संबंध दूसरे प्रदेशों से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, दूसरे प्रदेशों से वो वहां से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा जो कारण है कि वहां पे भावी पीढ़ी की उन्नति की संभावना होनी चाहिए, यानी कि आने वाली पीढ़ी में उन्नति होनी चाहिए, वहां पर उन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, तभी वो वहां पर परमानेंटली सेटलमेंट स्थापित करेगा। इसके अलावा उसको वहां सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, जंगली जानवरों, तापमान, चोरी डकैती, इन सब से भी उसको वहां पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगर बात करें पर तो वहां पर खाद्य सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए, खाद्य सामग्री उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर जो मौसम है, वहां की मौसमी दशाएं जो है अनुकूल होनी चाहिए, मानव के अनुकूल होनी चाहिए वहां की मौसमी दशाएं, अर्थात वहां पर बाढ़, भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदाएं न के बराबर आनी चाहिए। वहीं पर लोग स्थायी प्रकार के घरों का निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं अपन दोस्तों जो अधिवास है उनके वर्गीकरण की। दोस्तों, ये अपन ने जो अभी पढ़ा ये था उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवासों के प्रकार, जब उनकी ओरिजिनेट हुए, जब इस अधिवास बनने शुरू हुए तो वो 2 तरीके से बने, एक तो अस्थायी और दूसरे स्थायी, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब अपन दूसरे बात करते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण दोस्तों, मानव अधिवासों के वर्गीकरण को अपन दो भागों में, प्रमुख रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा आपका ग्रामीण अधिवास और दूसरा होगा आपका नगरीय अधिवास। ओके दोस्तों, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। सबसे पहले अपन देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं और नगरीय अधिवास क्या होते हैं। दोस्तों, ग्रामीण अधिवास वे अधिवास होते हैं या वो घरों का संकुल होता है या वो घरों का संगठित रूप होता है जहां पर रहने वाले लोग अधिकांशतः कृषि कार्य करते हो, यानी कि वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 75% अबोव जो है वो कृषि पे डिपेंडेड हो, पशुपालन पे डिपेंडेड हो, वो होते हैं ग्रामीण अधिवास। वहां पर जो है घर जो है जनसंख्या बिल्कुल कम हो, वो होते हैं ग्रामीण अधिवास। जबकि नगरीय अधिवास कौन से होते हैं? ऐसे अधिवास जहां बहुत ज्यादा अधिवास हो, यानी कि इस अधिवास में घरों की संख्या बहुत ज्यादा हो और उन अधिवासों में रहने वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में संलग्न हो, मतलब उद्योगों में और सेवा कार्यों में संलग्न हो, लगी हुई हो। अब दोस्तों अपन देखते हैं ग्रामीण अधिवासों में, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नगरीय ग्रामीण अधिवासों में प्रगाढ़ संबंध पाए जाते हैं, ग्रामीण अधिवासों में रहने वाले लोगों के बीच में काफी संबंध पाया जाता है, जबकि नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों के बीच में कोई खास सामाजिक संबंध नहीं पाया जाता। ग्रामीण अधिवासों की बात करें तो इसे मोटे तौर पर अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार आता है आपका संकुलित या फिर गुच्छित या फिर सहायक जिसे अपन कह सकते हैं। दूसरा आता है अर्धगुच्छित। तीसरा आता है आपका पल्लीकृत और चौथा आता है एकांकी। ये ग्रामीण अधिवासों के प्रकार हैं। इसको अपन ग्रामीण अधिवास के प्रकार को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों? संकुलित, गुच्छित, सहायक और दूसरा आता है अर्धगुच्छित, तीसरा आता है पल्लीकृत और चौथा आता है आपका एकांकी अधिवास। अब अगर अपन नगरीय अधिवासों की बात करें तो नगरीय अधिवासों को भी अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है नगर, जिसे अपन कहते हैं। दूसरा जो आता है उसे कहा जाता है महानगर। दूसरा प्रकार जो हो गया वो कौन सा हो गया? महानगर। तीसरा जो हो गया वो हो गया सन्नगर। अगर चौथे प्रकार की अपन बात करें तो वो होता है वृहत नगर। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने 4 तो बनाए ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और 4 ही बनाए नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब अपन देखते हैं ये ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवासों को अपन बाद में पढ़ेंगे। ये मोटे तौर पर मानव अधिवासों को अपन ने 2 भागों में बांटा, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। दोनों को फिर अपन ने 4 उपभागों में बांट दिया। ग्रामीण अधिवास को भी 4 भागों में बांटा और नगरीय अधिवासों को भी अपन ने 4 भागों में बांटा। अब अपन बात करते हैं पहले ग्रामीण अधिवास की, नगरीय अधिवास अपन पढ़ेंगे बाद में। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं आपके ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास में सबसे पहले अपन बात करते हैं संकुलित, सहायक या फिर गुच्छित अधिवास की। दोस्तों ऐसे अधिवास जिनमें जो घर होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, यानी कि घर जो होते हैं उनके बीच में बहुत कम जगह होती है और घर जो होते हैं पास पास में होते हैं। और इनके जो खेत होते हैं, ऐसे गांव के जो खेत होते हैं वो दूर, गांव से दूर फैले हुए होते हैं। ओके दोस्तों, मतलब लोग क्या करते हैं, समूह के रूप में घर बना लेते हैं और उनके खेत जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, इकट्ठे क्यों रहते हैं? जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा करने के लिए, अपने पशुओं की सुरक्षा करने के लिए, ताकि ये मिलजुल कर किसी भी जंगली जानवर, चोरी, डकैती आदि से अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार से ये संकुलित मतलब गुच्छे के रूप में, सहायक के रूप में ये लोग निवास करते हैं और इनके खेत खलिहान दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ऐसे घरों के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर ऐसे घर मुख्य रूप से भारत में या विश्व में अगर बात करें तो कौन सी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं? तो दोस्तों गंगा सतलज का जो मैदान है, का मैदानी भाग, वहां पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र है, यानी कि विश्व के सभी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आपको पता है मैदान किस काम में आते हैं? कृषि करने के लिए। और कृषि करने वाले जो लोग होते हैं, ग्रामीण जनसंख्या, वो जो है संकुलित रूप से घर बना लेते हैं और खेत इनके दूर होते हैं, जिनको अपन संकुलित, सहायक या गुच्छित अधिवास कहते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा आता है अर्धगुच्छित।
दोस्तों ये गुच्छित अधिवास का ही रूप होता है, लेकिन किसी कारण से क्या होता है कि आधा जो गांव होता है वो वहां से हटकर कहीं दूर जाकर अपने घर बना लेता है, यानी कि आधा गुच्छा, ये पूरा गुच्छा, ये आधा गुच्छा, अर्धगुच्छित, आदि गुच्छित के रूप में ये लोग वहां पर निवास करते हैं। और इस प्रकार के कहां पर उदाहरण इस प्रकार के कहां पर देखने को मिलती है? अमेरिका के प्रेरीज मैदान में इस प्रकार के सबसे ज्यादा उदाहरण अमेरिका के प्रेरीज, इसके अलावा स्टेपीज में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में इस प्रकार के उदाहरण में देखने को मिलते हैं। और अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में उदयपुर और राजसमंद में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, तीसरा आता है आपका पल्लीकृत। पल्लीकृत कौन से गांव होते हैं? दोस्तों ये ऐसे गांव होते हैं जो जुड़े हुए किसी मुख्य गांव से ही रहते हैं। ये मान लेते हैं ये मुख्य गांव है, और इस मुख्य गांव से लोग हटकर कहीं दूर जाकर अपने अधिवास बनाने शुरू कर देते हैं, बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनका जो नाम है, इनके गांव का जो नाम है वो इसी मुख्य गांव से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब इनका जो नाम होता है वो यही होता है, लेकिन एक गांव से थोड़ी दूर जाकर अपने घर बना लेते हैं। तो इस प्रकार के घरों को पल्लीकृत अधिवास कहते हैं। और इस प्रकार के जो घर है इनके उपनाम पल्लीकृत, ढाणी, नंगला, पल्ला, पाडा, पन्ना, ऐसे अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पल्लीकृत जो बस्तियां होती है उनके उपनाम और दूसरे नाम बताइए, तो ढाणी, नंगला, पन्ना, ये इसके दूसरे नाम है। इस प्रकार के अगर अधिवास अगर अपन उदाहरण देखें तो पर्वतीय प्रदेशों की घाटियों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद में आते हैं एकांकी अधिवास। एकांकी अधिवास का मतलब होता है ऐसे अधिवास जो एकांत रूप से होते हैं। इस प्रकार के अधिकांशतः जनजातियां पर्वतीय क्षेत्रों में बनाती है, जो कच्चे होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये एकांत रूप से बनाते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गए ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। अब बात करते हैं अपन ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की। अब दोस्तों एक प्रकार और प्रतिरूप में आपको अंतर समझना है। ग्रामीण अधिवासों का जो अपन ने ये वर्गीकरण किया, ये दोस्तों ये अपन ने किया है उन ग्रामीण अधिवासों की संकुलता के आधार पर कि उस ग्रामीण अधिवास में कितने घर सम्मिलित है। अगर बहुत ज्यादा गुच्छे के रूप में है तो गुच्छित हो गया, अगर आधा है तो अर्धगुच्छित हो गया, अगर वो बिखर गए और नाम उनका एक ही है तो वो पल्लीकृत हो गया, और एक घर वहां एक वहां अलग अलग फैले हुए हैं तो वो एकांकी हो गया। ओके दोस्तों, अब प्रतिरूप शब्द से क्या तात्पर्य है कि अगर उस घर का या उस गांव का, अगर उस गांव को अपन सैटेलाइट से या ऊपर से देखें, है ना, तो उस गांव का एक विशेष आकार, एक विशेष प्रतिरूप अपने को देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो कुछ गांव होते हैं वो ऐसे पंखे की आकृति में अपने को देखने को मिलेंगे, कुछ गांव जो होंगे वो ऐसे रेख की आकृति में देखने को मिलेंगे, है ना, तो उनके प्रतिरूप अलग अलग होते हैं। अब अपन देखते हैं कि ऐसे प्रतिरूप जो होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो आकार है, इनके प्रतिरूप है, वो किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो जलाशय है, या फिर नहर है, या फिर नदी है, या फिर रेल मार्ग है। ये ऐसे, जैसे मान लो कि कोई सड़क है और सड़क यहाँ से यूं जा रही है, तो लोगों ने क्या किया, इस सड़क के किनारे पर अपने अधिवास बना लिए, और ऐसे अधिवास बनने की वजह से क्या हो गया, एक अलग ही प्रतिरूप का निर्माण हो गया। और अपन उसे काफी ऊपर से देखेंगे तो अपने को लगेगा कि एक रेखा जैसा प्रतिरूप सामने आ रहा है, तो इसे फिर रेखीय प्रतिरूप का नाम दे दिया गया। ऐसे मान लो दोस्तों एक जलाशय है, जलाशय की झील है, उसके चारों ओर लोगों ने इसे घर बना लिया, तो एक वृत्ताकार प्रतिरूप सामने आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो अपन देखते हैं ग्रामीण अधिवासियों के जो प्रतिरूप है उनको, या फिर नगरीय अधिवासियों के प्रतिरूप, दोनों के प्रतिरूप सेम ही होंगे। अपन उनको देखते हैं। पहला आता है आपका रेखीय प्रतिरूप। अब दोस्तों आपको पता है रेखीय प्रतिरूप का निर्माण कब होगा, जब किसी मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पर, दोनों छोरों पर जब लोग अपने घर बना लेते हैं तो एक रेखा के रूप में घरों का निर्माण हो जाता है, और उसे अपन रेखीय प्रतिरूप का नाम दे देते हैं। जिससे मान लो एक मुख्य मार्ग है और उसके दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर, या मान लेते हैं एक किनारे पर, एक साइड में इस प्रकार के घरों का निर्माण हो गया, तो उसे क्या कहेंगे फिर अपन, रेखीय प्रतिरूप। अब दोस्तों एक आता है दोहरे प्रतिरूप। दोहरे प्रतिरूप, ये रेखीय प्रतिरूप, एक रेखा का निर्माण हुआ। दोहरे प्रतिरूप क्या हो गए दोस्तों, इसी मार्ग के दोनों ओर जब घर बन गए
तो उसे फिर दोहरे प्रतिरूप का नाम दे दिया गया। समझ में आ रहा है? फिर तीसरे की बात करते हैं अपन, तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप का मतलब क्या, तीर कैसी होती है दोस्तों, ये लो, है ना। जब मान लो एक मुख्य मार्ग इधर से गुजर रहा था, एक मार्ग आकर इसमें यूं मिलता है या फिर एक मार्ग आके यूं मिलता है, दो मार्ग ऐसे मिल रहे हैं इस पे, और लोगों ने इनके किनारों पर अपने घर बना लिए। तो इन घरों को जब अपन काफी दूर से या ऊपर से देखेंगे तो इनकी आकृति अपने को एक तीर के समान दिखाई देगी, है ना। तो उसे तीर प्रतिरूप का नाम दे दिया गया। इसी ही प्रकार आगे वाला प्रतिरूप आता है त्रिभुज के आकार का प्रतिरूप। त्रिभुजाकार का प्रतिरूप का निर्माण कब होता है, जब दोस्तों मान लो कि एक सड़क यूं जा रही है और एक जो सड़क है वो ऐसे जा रही थी और एक सड़क इस प्रकार से जा रही थी। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और लोगों ने क्या किया, इस सड़क के किनारे पर अपने घरों का निर्माण कर लिया। और इन किनारों पर घरों का निर्माण करने से जब इनको देखा गया तो इनकी आकृति जो है एक त्रिभुज के समान दिखने लगी। तो इसको दोस्तों फिर त्रिभुजाकार प्रतिरूप का नाम दे दिया गया। इसके बाद में आता है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप कौन सा होता है, किसी गांव में अलग अलग दिशाओं से सड़कें आकर मिलती है ना, और इन सड़कों के किनारे जब लोग अपने घर बना लेते हैं तो एक अरीय जैसी आकृति बनती है, जिसे अरीय प्रतिरूप का नाम दिया गया। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक होता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों, स्टार कैसा होता है, ये स्टार हो गया। अब इनके किनारे पर घर बन जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, तारा प्रतिरूप। अभी ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रतिरूप भी बनवाए जाते हैं। तो अरीय प्रतिरूप में बीच में आपको घेरा डालना है और फिर ऐसे बनाना है, और तारा प्रतिरूप में घेरा नहीं डालना है। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता है फिर आपका कौन सा बचा, नाभिय प्रतिरूप। नाभिय प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, एक गांव है और उन लोगों ने इस प्रकार के घर बना लिए। तो नाभिय प्रतिरूप के समान ये गांव का जो आकार है वो हो गया। एक होता है आपका अनियमित प्रतिरूप, अनियमित, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आकृति नहीं बनती, वो बिल्कुल अनियमित रूप से होता है। और एक होता है आपका लास्ट सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कैसा होता है दोस्तों, सीढ़ी की आकृति जैसा। मान लो कि ये खेत है, यहाँ पर ये खेत था, पर्वतीय क्षेत्र है, ढलान वाला क्षेत्र है, तो इसकी ऊंचाई कम थी, फिर ये ज्यादा ऊपर हो गया, तो लोगों ने ऐसे घर बनाए तो एक सीढ़ी के रूप में वो दिखने लगे। जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह इधर अपन देखेंगे तो सीढ़ीनुमा प्रतिरूप अपने को दिखाई देगा। ओके दोस्तों, ये हो गए ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। अब अगर अपन बात करें तो आगे वाला पॉइंट आता है ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। दोस्तों ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं अपन। ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं, देखो कौन कौन सी समस्या होती है। पहली अपन देखते हैं आवागमन के साधनों की कमी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जो है परिवहन मुख्य रूप से विकसित नहीं हो पाता है, और यहाँ पर आवागमन के जो साधन है वो बहुत कम पाए जाते हैं। ये समस्या प्रमुख है ग्रामीण क्षेत्रों की, क्योंकि यहाँ पर परिवहन के साधन बहुत कम विकसित हो पाते हैं। दूसरा है स्वच्छ पेयजल। स्वच्छ पेयजल की कमी। दोस्तों अधिकांश गांव में क्या होता है, अगर लोग कृषि कार्य कर रहे हैं तो वहां पर पेयजल उपलब्ध होगा, लेकिन जैसे मान लो कि जैसलमेर जैसे गांव है तो वहां पर क्या होता है, लोग पशुपालन कर रहे हैं और उनको भी गांव में शामिल किया जाता है, तो वहां पर शुद्ध पेयजल की भी कमी पाई जाती है। और इसके बाद में अगर अपन बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी गांव में पाई जाती है। लोग स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो लेने के लिए नगरों में पलायन करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विद्युत आपूर्ति की कमी पाई जाती है। बहुत कम विद्युत जो है, अभी भी भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके पास में विद्युत आपूर्ति नहीं है, अभी भी वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा रोजगार के अवसरों की कमी होती है।
रोजगार के अवसर कम होते हैं गांव में, बहुत कमी पाई जाती है रोजगार के अवसरों की। इसके अलावा और अपन बात करें तो दोस्तों सूचना और तकनीकी जो साधन होते हैं, सूचना और तकनीकी विकास की कमी पाई जाती है। शिक्षा संबंधी जो है वो भी कमियां पाई जाती है, शिक्षा संबंधी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए ग्रामीण गांव के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनको शिक्षा पाने के लिए नगरों में जाना पड़ता है। ये ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याएं होंगी। दोस्तों अपन ने पढ़ा अधिवासों के प्रकार, अधिवासों की परिभाषा, उनको दो भागों में अपन ने बांटा, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। फिर अपन ने ग्रामीण अधिवासों के उप प्रकार पढ़े और उनमें से अपन ने सबके बारे में उनकी विशेषताएं और वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये पढ़ा।